अच्छा, हमारे पास मामला ये है कि हम दो चीज़ें होती हैं। एक कि हमने कोई बटन लगाया है तो हम चाहते हैं उसके ऊपर जो इवेंट हैंडलिंग है ना वो हम किसी तरीके से कर सकें। अब रिएक्ट और HTML वाली इवेंट हैंडलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। रिएक्ट में इवेंट हैंडलिंग ऐसे होती है कि हम एक बटन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक बटन लगाता हूँ, बटन, और उसमें लिखता हूँ क्लिक मी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक हो तो एक जो है ना वो फंक्शन चले, उसमें मैंने जो भी लॉजिक हो वो चले, सही है। अब ऐसा करने के लिए पहले तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ। एरो फंक्शन में बना सकता हूँ, फंक्शन कीवर्ड से फिर फंक्शन बना सकता हूँ। एरो कीवर्ड से बनाऊंगा तो कांस्टेंट माई लाइक क्लिक हैंडलर, फंक्शन का मैंने नाम रख दिया, एरो फंक्शन बना दिया, और उसके अंदर मैं अलर्ट लगा देता हूँ, अलर्ट बटन क्लिक, ठीक है। अब ये मैंने फंक्शन जो है ना वो इसकी बॉडी से बाहर बनाया। अब ये कौन सा फंक्शन बनेगा? ग्लोबल फंक्शन बनेगा, ये हर जगह एक्सेसिबल है। लेकिन अगर यही फंक्शन मैं उठा के इसकी बॉडी के अंदर बना दूं तो फिर ये इस कंपोनेंट का सिर्फ फंक्शन बनेगा। जब कंपोनेंट चलेगा तो फिर ये फंक्शन बनेगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं बनेगा। समझ आई बात? तो ज़्यादातर हम एक कंपोनेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कंपोनेंट के अंदर ही बनाते हैं। समझ आई बात या नहीं? ओके, हो गया। अब ये वाला फंक्शन हमने चलाना है जब इस पे क्लिक हो। तो अब इस पे क्लिक होने के लिए हमें पता है बटन पे ऑन क्लिक का जो है ना वो इवेंट हैंडल मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे जो सी छोटे वाला है वो नहीं चलता। रिएक्ट में सी कौन सा होता है? बड़े वाला होता है। एक ही चेंज है इसके अंदर। दूसरा, अगर आपने इसके आगे कोई फंक्शन चलाना है तो मतलब जावास्क्रिप्ट लिखनी है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो क्या करना है? कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। जब भी जावास्क्रिप्ट JSX के अंदर यानी रिटर्न के अंदर जब भी जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो क्या लगाना पड़ता है? कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं। तो कर्ली ब्रेसेस मैंने लगा दी। अब इसके अंदर हम लिख देंगे फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम हम नॉर्मली फंक्शन कॉल करते हैं पैरेंथेसिस के साथ, ऐसे ही। लेकिन चूंकि ये कोड HTML का हम जावास्क्रिप्ट में पहले हम पैरेंथेसिस ही लिखते थे HTML में, लेकिन वो HTML का कोड होता था, उसमें जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं। अब ये कोड ही सारा किसका है? जावास्क्रिप्ट का है। जैसे ही लाइन नंबर 11 चलेगी तो वो इस फंक्शन को खुद ही चला देगी। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में जावास्क्रिप्ट चल रही है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसको फौरन क्या कर देगा? चला देगा। ऐसे ही है। हम अब रिएक्ट को हम चाहते हैं कि यार ये खुद से ना चले, जब बटन पे क्लिक हो तब भी चले। तो फिर रिएक्ट कहती है कि आपने इस फंक्शन की पैरेंथेसिस को नहीं लगाना, खत्म कर देना। अब ये खुद से नहीं चलेगा, कब चलेगा? जब बटन के ऊपर क्लिक होगा। अच्छा, हमारा काम हो रहा है, हमने इसको देखा, यहाँ पे आए, क्लिक किया, अलर्ट आ रहा है, हमारा काम हो रहा है। लेकिन समटाइम हमें फंक्शन को पैरामीटर पास करने पड़ सकते हैं। तो फिर तो अगर हमने पैरामीटर पास करने हैं फिर तो पैरेंथेसिस लगानी है, फिर उसके अंदर पैरामीटर भी देना है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक इस फंक्शन को शुरू करने से पहले कर्ली ब्रेसेस और उसके साथ एरो फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब ये खुद से नहीं कॉल होगा, कब होगा? जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने ये वाला फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है जो हमारा पैरेंथेसिस वाला, अगर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं तो ये ऑटो कॉल होता है, लेकिन हम अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर नहीं होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हमें अभी समझनी है। क्या लॉजिक, ऐसा क्यों है? देखो, ये एक एरो फंक्शन है या नहीं है? ऐसे ही है, ये एरो फंक्शन है। इसकी भी एक बॉडी होती है, नहीं होती? होती है। अच्छा, इसके अंदर हमने बॉडी में कोई भी कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक हैंडलर का कोड लिख दिया, इसके अंदर लिख सकता है या नहीं? अब ये मैंने फंक्शन बनाया है या फंक्शन को कॉल किया है? कॉल कैसे करते हैं? उसके एंड पे भी ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं। अगर हमने उसको जहां बनाया वही कॉल करना है तो उसके एंड पे क्या लगाते हैं? पैरेंथेसिस लगाते हैं। हमने फिर टेक्निकली क्या किया? हमने ये किया कि एक फंक्शन, एरो फंक्शन बनाया है, उसके अंदर उसकी कोई बॉडी है, उसको साथ ही कॉल कर दिया एनोनिमस फंक्शन की तरह। ऐसे ही अब ये क्या करेगा? ये फौरन उस फंक्शन को, यानी इसकी बॉडी को कॉल होगा तो फौरन वो फंक्शन कॉल
हो जाएगा। अगर मैं इसको ये फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं करता, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया लेकिन उसको कॉल, अब ये कॉल कब होगा, जब बटन पे क्लिक होगा। तो टेक्निकली क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो अब ऊपर वाला जो रूट वाला फंक्शन है वो कॉल नहीं हो रहा, वो कॉल कब होगा, जब बटन पे क्लिक होगा, क्योंकि हमने उसकी पैरेंथेसिस है उसके अंदर वाला फंक्शन की पैरेंथेसिस लगाई है। लेकिन वो अंदर वाला फंक्शन कब चलेगा, जब ऊपर वाला फंक्शन चलेगा। तो अगर मैं इसको दोबारा लेके जाऊं वहां पे, अगर एक ही लाइन का कोड हो एरो फंक्शन में, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती ना। अब जैसे मैं इसको दोबारा लेके आऊं, अब इसमें नो डाउट हमने क्लिक हैंडलर को पैरेंथेसिस लगाई है। अब जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 11 में चलेगी, ये कर्ली ब्रेसेस कहेंगे कि ये जावास्क्रिप्ट पे चला दो। जैसे ही चलेगी तो उसको पता लगेगा ये एक एरो फंक्शन बना हुआ है, उसकी ये एक क्या है, बॉडी है, जिसमें एक और फंक्शन कॉल हो रहा है। अब चूंकि उसकी बॉडी है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं किसी भी फंक्शन की चलती। कैसे चलती है, जब वो फंक्शन कॉल होता है तो वो कहेगा यार ये एरो फंक्शन तो है, उसकी बॉडी में हमने एक और फंक्शन चलाया है, लेकिन इसकी बॉडी तब तक नहीं चलेगी जब तक ये वाला फंक्शन है। और ये वाला फंक्शन कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा। तो एक फंक्शन तब चलेगा जब बटन पे क्लिक होगा, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल कर दिया। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो इस अगर तो एरो फंक्शन नहीं है, फिर तो हमने फंक्शन का नाम पास कर दिया, फिर तो कॉल ही नहीं किया, रिएक्टर ने उसको कॉल कर दिया, दैट्स इट। अगर हमने पैरेंथेसिस डालनी है तो फिर हमें उस फंक्शन को एक और फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ताकि ऊपर वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली तो नहीं चल रहा, क्योंकि हमने उसकी पैरेंथेसिस, हमने इस वाले एरो फंक्शन वाले फंक्शन की पैरेंथेसिस को कॉल नहीं किया, हमने अपने फंक्शन जो हमने उसके अंदर लिखा उसको कॉल किया। तो उसके अंदर वाला तब चलेगा जब ऊपर वाला चलेगा, और ऊपर वाला कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा। अब ऐसे हो गया, बटन पे क्लिक हो गया, अब पैरेंथेसिस भी चली गई, यहाँ पे नंबर मिल गए भी क्या, और उसको हमने डिस्प्ले भी करा दिया। ये 10 आ गया। समझाई बात? इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होगी। सही है। अब हम चलते हैं कि यार ये फंक्शन भी हमें बनाना आ गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर हमने देखा था कि हम एक यार इनपुट बनाते हैं, ठीक है, एक क्या बनाते हैं, इनपुट बनाते हैं, एंटर योर नेम। और अब इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उसको हमें रीड करना है। तो हमें पता है इनपुट के ऊपर एक इवेंट हैंडलर लगता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑन चेंज। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती है वो बार बार चलता है। अब उसके लिए मैं कोई भी फंक्शन बना सकता हूं या नहीं बना सकता? यहां पे एक तो क्लिक हैंडलर बन गया, एक ऑन चेंज हैंडलर बना सकता हूं या नहीं? बना सकता हूं ना। और वो भी एक पैरामीटर ले रहा है। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है इसके ऑन चेंज के इवेंट के अंदर। तो ऑन चेंज इवेंट सी बड़ा आएगा, जावास्क्रिप्ट लिख दी। अब मैं ऑन चेंज को डायरेक्टली लिखूंगा तो मसला आएगा या नहीं? आएगा या नहीं? क्योंकि वो फौरन कॉल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। तो अब इसको फौरन कॉल से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा। उसमें ई मिलेगा, वो ई कौन देगा, ऑन चेंज का इवेंट, इसको ई देगा। हमने वही ई आगे पास कर दिया और उसी को हमने यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को प्रिंट कर लिया। तो इससे क्या कर पा रहा हूँ, मैं रीड कर पा रहा हूँ जो भी मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से मुझे वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे सिर्फ हमने एक फंक्शन ही कॉल किया है, चूंकि मैंने इसको पैरामीटर भी देना था इसलिए मैंने इसको एरो बना के रिटर्न किया है। तो ये तो हमारी होगी जो हमें पॉसिबल इवेंट चाहिए और उनकी इवेंट हैंडलिंग हमने कर ली। अब हमने डिस्कस किया था यार जो वैल्यू मुझे मिल रही है चेंज होते हुए, अगर मैंने सेम टाइम पे डिस्प्ले भी करनी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है और वो इस फंक्शन के अंदर मिल रही है। अब इस फंक्शन के बाहर जाके मुझे यहाँ पे अगर उसको डिस्प्ले करना है उसकी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं ई को तो नहीं यहाँ डिस्प्ले कर सकता ना, ई तो मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अनडिफाइन आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल बनाना पड़ता। जैसे यूज़र नेम, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी और उसको मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, चेंज कर लूँगा। यूज़र नेम इक्वल टू इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इस कर्ली ब्रेसेस में क्या डाल दूँगा, वेरिएबल का नाम। तो वो कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों? वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। क्यों? कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा। अब हमने देखा था यार ऐसा मसला देखने के लिए हम क्या करें, कंपोनेंट को री रेंडर करने तो हम क्या बनाएं, पावरफुल वेरिएबल बनाएं। तो पावरफुल वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, यूज स्टेट। वो हम यूज स्टेट की मदद से बनाते हैं। अब एक वेरिएबल में दो चीज़ें होती हैं, या मैं वेरिएबल की वैल्यू को रीड करता हूँ या मैं वेरिएबल को चेंज करता हूँ। तो वो दोनों ऑप्शन मुझे पावरफुल वेरिएबल देता है। लेकिन वो कहता है आपने अपने तरीके से नहीं करना। जैसे आप पहले वेरिएबल बनाते और यूज़ करते थे, आपने मेरे तरीके से बनाना है। अब उसका तरीका क्या है वेरिएबल बनाने का, यानी मैंने वेरिएबल ऐसे बनाया, उसका तरीका क्या है, वो कहता है VAR वेरिएबल बनाओ, उसके बाद ये लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद आप यहाँ पे लगाओ यूज स्टेट, और उसमें यहाँ पे ऊपर हमने डिफॉल्ट वैल्यू पास की है ना, सेम डिफॉल्ट वैल्यू यूज स्टेट में पास करो। कर दी? अच्छा, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम लिखा था, वो कहता है सेम नाम लिखो लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद कॉमा डाल के उसको चेंज करने के लिए जो फंक्शन बनाना है उसका नाम। ये जरूरी नहीं कि मैंने यूजर नेम ABC भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैंने सेट यूजर नेम ताकि हमें आइडिया होता है। अच्छा, ये कर लिया। अब मुझे वेरिएबल को चेंज करना है अगर, तो चेंज करने के लिए पहले मैं ये वाला सिंटैक्स यूज करता हूं। तो अब हम वो जो फंक्शन बनाया है ना वो कॉल करेंगे और उसमें क्या पास कर देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यानी पहले हम क्या कर रहे थे कि ये फंक्शन वेरिएबल को इस तरह से सेट करते हैं, इधर वैल्यू आ जाती है जो सेट करनी है और इधर वेरिएबल का। लेकिन अब जो वेरिएबल चेंज करने के लिए ये फंक्शन है वो लैदा दिया गया है, उसको कॉल करेंगे सेट यूजर नेम, और उसके अंदर हम ये वाली वैल्यू जो है वो पास कर देंगे। उससे क्या होगा कि इस यूजर नेम के वेरिएबल में वैल्यू भी आ जाएगी और कंपोनेंट भी री रेंडर हो जाएगा। जितनी दफा मैं इसकी सेट यूजर नेम को चलाऊंगा उतनी दफा कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। ये आ गया। अब मैं अगर इसको चलाता हूं, यूज स्टेट रिएक्ट के साथ यूज स्टेट भी इंपोर्ट करनी है। मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू भी सब रन टाइम जो है चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? जैसे जैसे हर ऑन चेंज के ऊपर कौन सा फंक्शन चल रहा है, ऑन चेंज हैंडलर। हर दफ़ा ये चलने पे हर दफ़ा मैं सेट यूज़र नेम चला देता हूँ। अब जब हर दफ़ा सेट यूज़र नेम चल रहा है तो हर दफ़ा क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी, री रेंडर होगी। हर दफ़ा वैल्यू चेंज होगी और हर दफ़ा वैल्यू क्या होगी, री रेंडर होगी। ओके, बात समझ आई या नहीं आई? हर दफ़ा वैल्यू चेंज होने पे वैल्यू री रेंडर होगी और हर दफ़ा री रेंडर होने पे कंपोनेंट दोबारा चलेगा, तो वो चीज़ मुझे स्क्रीन पे नज़र आएगी। अब आप लोगों ने सारा कोड करना है, मैंने आप लोगों का कोड, आप लोगों ने कोड करवाना है, मैंने करना है, ठीक है। कोड ये कराना है, हम बनाना चाह रहे हैं काउंटर एप्लीकेशन। काउंटर क्या होगी, बीच में शो होगा 0 1 2 3, एक तरफ होगा प्लस का बटन, एक तरफ होगा प्लस पे क्लिक करने में एक का इंक्रीमेंट करना है, माइनस पे क्लिक करने पे डिक्री, और एक रीसेट का बटन होगा जिससे क्या करना है, क्लियर करना है। अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट कोई चाहिए नहीं, प्लस का बटन होगा ना, उस पर क्लिक करने में एक प्लस कर देंगे, तो इनपुट तो नहीं चाहिए, वो मैंने खत्म कर दी, ये उड़ा ही देता हूँ, ये भी खत्म कर दिया। एक हमने चाहिए था इधर वैल्यू, ये भी मैं सारा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, सब कुछ ही क्लीन कर देते हैं ताकि बिल्कुल फ्रेश बनाए।
इधर हम एक एच बना लिया, अब रिएक्ट ऐप आ रहा है, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या करें, दो बटन बना लें, एक इसके इस तरफ और एक उसके दूसरी तरफ। तो H1 को फिर हमें स्पैन करना पड़ेगा क्योंकि वो आमने सामने नहीं आते। अगर H1 होगा वो न्यू लाइन में आएगा ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, स्पैन, और यहाँ पे फिर क्या लगा देते हैं, बटन। उसको लिख लेते हैं माइनस, और एक तरफ प्लस। अब क्या हो गया, सेंटर में क्या शो करना है, आउटपुट 0। तो 0 फिर यहाँ पे अगर डिस्प्ले करनी है तो उस पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वेरिएबल कौन सा बनाएं, पावरफुल बनाएं या सिंपल बनाएं? पहले सिंपल बनाएं, तो पहले ही पावरफुल बनाने, तो क्या है, उसको थोड़ी कॉल करना है, नहीं वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। अब यहां पे जाएंगे सीधा कांस्टेंट काउंट, सेट काउंट और यूज स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास कर दी, डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास कर दी, वेरिएबल का नाम क्या है, उसको चेंज कैसे करना है। अब ये वाला वेरिएबल बन गया, इसको डिस्प्ले कैसे करना है, रिएक्ट ऐप की जगह पे करली ब्रेसेस और वेरिएबल का वैल्यू क्या आ गई, आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, 0 आ गई। लेकिन इस पे क्लिक होने पे कुछ नहीं हो रहा, इस पे क्लिक होने पे भी कुछ नहीं हो रहा। अब कुछ करना है तो क्या करना है, ऑन क्लिक लगाएं, ऑन क्लिक पे फिर क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन बना लें पहले, कौन सा, इंक्रीमेंट का। ये फंक्शन बन गया जी, इंक्रीमेंट का एक फंक्शन बन गया। अब इंक्रीमेंट वाला फंक्शन बटन के ऊपर जाकर क्या करें, ऑन क्लिक, सी बड़ा आ जाएगा, इक्वल टू करली ब्रेसेस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखूं, अब एरो फंक्शन बनाऊं या ना बनाऊं, क्यों, पैरामीटर पास करना है या नहीं, पैरामीटर पास करना है या नहीं करना, भाई नहीं करना, पैरामीटर क्यों पास करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, ऑन क्लिक डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट पे क्लिक होगा तो क्या करना है, सेट काउंट को दोबारा सेट करना है, और उसमें काउंट की जो भी पुरानी वैल्यू है उसमें क्या कर देना है, और इसी तरह डिक्रीमेंट में क्या करना है, -1। हाँ, तो अगर माइनस में नहीं लेके जाना फिर क्या करें, कंडीशन लगाएं, क्या, इफ वैल्यू इज इक्वल टू 0 देन एम्प्टी रिटर्न कर दो, कुछ भी ना करो। फिर भी जा रहा है क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, लेकिन 0 पे आकर रुक जाता है। रीसेट का बटन भी इसके साथ ही लगा लेते हैं। ये आ गया जी रीसेट, इसको दबाएं तो रीसेट हो जाए। कैसे होगा, ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा या नहीं, फंक्शन का नाम क्या रखें, रीसेट रख दें। ये जी खाली फंक्शन बन गया। सेट काउंट में क्या करें, फिर रीसेट में वैल्यू को 0 कर दें, और रीसेट का फंक्शन किधर पास करें, ऑन क्लिक। समझ आई, अगली भी गई, आ गई है। आपसे बनवाते हैं इधर पूरा आगे। मजा आया, काउंटर एप्लीकेशन मुश्किल है, बना लेंगे। कोई इसमें एक लाइन भी समझ नहीं आ रही तो बताएं मुझे।
ये सारा कमाल गया। ये काउंटर जो है ना, इसको हम चेंज करते हैं तो वैल्यू को चेंज करके स्क्रीन पे दिखाता है, बाकी तो कुछ भी कमाल नहीं है ना। बस उसमें फ़ायदा ये है कि हम सेट काउंट हम खुद से एक, हाँ नॉर्मली अगर वेरिएबल हो तो हम कैसे करते हैं, काउंट इक्वल टू +1, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेट काउंट +1। ओके, ऑल सेट, आगे चलें। अच्छा जी, अब हमने आगे क्या काम करना है, आगे हमने एक काम करना है, जितने कॉन्टेक्ट क्रिएट होते जाएं वो मेरे सेव होते जाएं टेबल लाइक स्ट्रक्चर में, और फिर कॉन्टेक्ट्स को मैं डिलीट भी कर सकूं, कॉन्टेक्ट्स को मैं अपडेट भी कर सकूं, और कॉन्टेक्ट को मैं ऐड भी कर सकूं। कॉन्टेक्ट ऐप बनानी है, कॉन्टेक्ट्स ऐप, जैसे हम मोबाइल ऐप में करते हैं ना, कॉन्टेक्ट्स सेव, नए कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं, फिर उसको डिलीट कर लेते हैं, उसको अपडेट कर लेते हैं, वो कॉन्टेक्ट वाली ऐप बनानी है। बना लेंगे या नहीं? इसको कमेंट मार देते हैं, नीचे कर देते हैं इसको, ऊपर हम दोबारा से फिर शुरू हो जाते हैं नए सिरे से। क्या मामला करें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डमी हम बना लेते हैं, पहले डमी लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, और उसको लूप करके शो कर लेते हैं, वो तो हमें आता है ना, उसमें तो कॉन्फिडेंस है ना हमें। क्या करें, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, तो कांस्टेंट कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट इक्वल टू एक रे आ जाएगी, उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें फोन आ जाएगा, ईमेल नेम फोन, इतनी चीजें कॉन्टेक्ट में सेव करते हैं ना हम ऑलमोस्ट। आईडी आती है, आईडी भी होती है, चलो नेम ईमेल और फोन, उसका फोन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, ये सेव करते हैं। ये एक कॉन्टेक्ट बन गया। अगर एक और कॉन्टेक्ट बनाना हो, एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों सेव किए हैं इस तरह, ये हो गया आपके लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। ये हमने अरे क्यों बनाई है, कौन बताएगा? क्योंकि कॉन्टेक्ट्स एक से ज्यादा होते हैं, जब चीज एक से ज्यादा होती है तो क्या बनती है, अरे। अब एक कॉन्टेक्ट एक एंटिटी है, तो एंटिटी का डाटा किस में सेव होता है, ऑब्जेक्ट में, तो फिर ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गए ना, यानी एक ऑब्जेक्ट की हमारे पास लिस्ट बन गई कि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो अरे की शक्ल में हमने सेव कर ली। ये कांस्टेंट डाटा है। इस डाटा को अगर मुझे यहाँ यूआई में डिस्प्ले करना हो तो क्या करता हूँ मैं, पहले लूप लगाता हूँ या नहीं? पहले तो यूआई बनाए ना कि जिस तरह की यूआई शो करनी है, तो हमने बनाना है टेबल, टेबल बनाना है। क्या बनाना है, H1 में कॉन्टेक्ट लिस्ट बना ली, और उसके नीचे हमने बना लिया टेबल, टेबल का टैग आ गया, टेबल में क्या होते हैं, टी हेड, और टी हेड में क्या आ जाएगा, टी हेड के अंदर टी एच नेम ईमेल और फोन नंबर, आईडी भी डिस्प्ले कर लें। इतने कोड की अगर समझ ना आई हो, एक टेबल बनाया टी हेड और उसमें टी एच लगा दिए, ठीक है। अभी ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस पे बॉर्डर वगैरह लगाना है तो कैसे लगाएं, ओके हो गया। इस पे विड्थ देनी है तो 100% कर दी, ओके हो गया। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, ये न्यू लाइन पे क्यों आ गया, ये 100% विथ आ गई उसका इस तरह। अब इसमें
टी हेड हो गया, टी बॉडी कैसे बनेगी, टी आर, फिर टी डी, ये हमारे पास इस तरह आ गया। लेकिन मैंने अभी कॉन्टेक्स्ट में 0 0 लेके मैंने किया। अब एक और रो बनानी है तो फिर कॉपी पेस्ट, और उसमें क्या आ जाएगा। तो ये तरीका ठीक है या गलत है, क्या तरीका ठीक है, हैं क्या तरीका ठीक है, लूप वाला तरीका ठीक है। तो लूप बनाएं, तो ये तो टी आर फिर अल्लाह का नाम लेके खत्म हो जाएगी, और इस टी आर के ऊपर क्या आ जाएगा, करली ब्रेसेस आ जाएगी। इसमें क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट मैप एरो आ जाएगा, फंक्शन ये आ जाएगी टी आर उसमें, और उसको रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे आगे उसको बंद करके यहाँ पे एक और करली ब्रेसेस जो है वो बंद कर देंगे। सारे सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने तो इंडेक्स वाली रखी है, लेकिन हमने क्या रखनी है, आइटम वाली। तो कॉन्टैक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल और आइटम डॉट फोन। ओके हुआ या नहीं हुआ, ये वही काम है जो हमने पहले भी किया हुआ है प्रैक्टिस के दौरान। ओके हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आगे चलें, किसी को कन्फ्यूजन हो तो फ़ौरन पूछ लेना, ताकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये एक कॉन्टैक्ट का एक वेरिएबल है, ये क्या है एक, अगर मैं इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज करूँ तो मुझे स्क्रीन पे चेंज नज़र आएगा या नहीं, आएगा या नहीं। अगर इस वेरिएबल में मैं किसी ऑन क्लिक पे कोई वैल्यू चेंज कर दूं तो मुझे चेंज नजर आएगा या नहीं आएगा, हैं? एक ऑन क्लिक लगा के अगर मैं इसमें एक और एंट्री डाल दूं, मुझे स्क्रीन पे चेंज नजर आएगा या नहीं आएगा। तो डाल लेते हैं एंट्री पे, यहाँ पे एक इवेंट बनाते हैं ऑन क्लिक हैंडलर। इसमें कोई भी ई नहीं होगा, इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट ये मैंने पुश कर दिया किसमें, कॉन्टेक्स्ट में। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्रिएट कॉन्टेक्ट, उसमें हमने क्या लगा दिया, बटन लगा दिया ऐड। चार हो गए, इधर कितने हैं, 5 हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इधर रेंडर नहीं, तो फिर खामोश क्यों, रेंडर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, पावरफुल वेरिएबल स्टेट नहीं बनाई, सादा वेरिएबल बना दिया है। तो आप लोग बता भी नहीं रहे कि ये मसला आ रहा है, बताना चाहिए ना आपको। तो फिर क्या करें, पावरफुल वेरिएबल बनाएं। किस तरह बनेगा पावरफुल वेरिएबल, ये बार की जगह क्या कर दें, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट को चेंज करने के लिए सेट कॉन्टैक्ट, और ये वाली डिफ़ॉल्ट स्टेट है, इससे पहले क्या लगा दें, यूज स्टेट, और उसका फंक्शन कॉल करके कहाँ ख़त्म कर दें, जहाँ डिफ़ॉल्ट स्टेट ख़त्म हो रही है। और हैं यूज स्टेट है, ओके हो गया, ये कॉल हो गया ना यूज स्टेट, और उसके अंदर क्या चली गई, डिफ़ॉल्ट स्टेट चली गई। और यहाँ पे अब ये एक वेरिएबल सादा वेरिएबल नहीं है, क्या है, इसको आप ऐसे पुश कर सकते हैं इसमें नहीं, तो सेट कॉन्टैक्ट से ही हमेशा चेंज हो सकता है। तो सेट कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं चेंज,
सेट कॉन्टेक्ट ऐसे ही होगा ना। सेट कॉन्टेक्ट में मैंने एक नया आइटम जो है वो इंसर्ट करना है, तो इसको हम ऊपर बना लेते हैं। अब ये न्यू कॉन्टेक्ट मैंने सेट कॉन्टेक्ट में सेट करना है, तो इसकी डाटा टाइप क्या है? अरे तो हम सेट भी कैसे करेंगे? अरे में करेंगे, तो ये सेट कर देंगे इधर। ये तो एक हो गया, क्यों? रीरेंडर तो हो गया, लेकिन एक क्यों हुआ है? क्योंकि हम न्यू कॉन्टेक्ट डाल रहे हैं, पुरानों को न्यू कॉन्टेक्ट को स्प्रेड नहीं किया, तो पुराने न्यू कॉन्टेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा? स्प्रेड, यानी पुराने भी बीच में रहें और फिर नया कॉन्टेक्ट उसके एंड पे क्या हो? ऐड हो। अब ये सेम ही क्यों आई जा रहा है हर दफा ऐड करने पे? हमने क्या किया हुआ है? हार्ड कोड किया हुआ है। तो उस हार्ड कोड से कैसे बचें फिर? इधर इनपुट लगाएं, उससे डाटा लें, तो इनपुट कहाँ लगेगी? कॉन्टेक्ट फॉर्म के नीचे, जैसे लेबल नेम टाइप टेक्स्ट, लेबल ईमेल टाइप बनी बात क्या नहीं? अब इसमें से जो वैल्यूज आ रही हैं वो कहाँ भेजनी है? इस टेबल में। इस टेबल की स्टेट कौन सी है? कॉन्टेक्स्ट वाली। इस बटन पे क्लिक हो तो इसमें जो जो वैल्यूज हैं वो पकड़नी है, पकड़ के किधर डालनी है? टेबल में। टेबल में तो ऑलरेडी ये वैल्यू डल रही है ऑन क्लिक पे, यहाँ पे वैल्यू डल रही है ना। बस ये जो हार्ड कोडेड वैल्यूज है इसको क्या करना है? हाँ, इसको इनपुट से लेना है। तो अब इनपुट के लिए क्या बनानी पड़ेगी फिर? स्टेट कौन कौन सी बनाए? स्टेट यूजर नेम, पासवर्ड तो नहीं है, कांस्टेंट सेट यूजर नेम, ईमेल और सेट ईमेल, और उसके बाद क्या है? और सेट फोन। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी है इन सब की? एम्प्टी रखी है। अब एक हमारी स्टेट कॉन्टेक्स्ट की होगी और 3 इनपुट से जो वैल्यू रीड करनी है उनकी होगी। अब हर दफ़ा वैल्यू जब इनपुट पे चेंज होगी तो उसको हमने कहाँ लेके जाना है? स्टेट में। कैसे लेके जाएं? ऑन चेंज इक्वल टू एरो लगाएं, क्योंकि ई लेना है। एरो लग गया, फिर डायरेक्ट हम हैंडलर बनाने के लिए डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर देते हैं, वो भी तो फंक्शन ही है ना। उस फंक्शन का नाम क्या था? सेट यूजर नेम, और उसको क्या पास करें? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और दूसरे को ईमेल पे भी सेम आएगा, लेकिन सेट ईमेल आ जाएगा, और इसके पे भी सेम आएगा, और क्या आ जाएगा? अभी भी सेम आ रहा है, क्यों? वैल्यू स्टेट में तो आ गई हैं, लेकिन ऑन क्लिक पे जब क्लिक हो रहा है, यानी फोन के ऑन क्लिक पे जब क्लिक हो रहा है, इसके अंदर हमने इधर वैल्यू क्या रखी हुई है? डिफॉल्ट हार्ड कोडेड। तो इसको चेंज करके क्या करेंगे? जो ऊपर स्टेट है, स्टेट का नाम क्या रखा था? यूजर नेम, तो वो इधर आ जाएगी। ईमेल की जगह पे ईमेल आ जाएगी, और फोन की जगह पे फोन आ जाएगा। और ये ID4 को अगर हमने डायनामिक करना है, कॉन्टेक्स्ट की लेंथ जितनी भी है +1। टेस्ट
test@gmail.com और ये आगे फ़ोन आ गया। अगर आप इसको शुरू में ऐड करना चाह रहे हो फिर स्प्रेड बाद में कर लो, न्यू कॉन्टेक्ट पहले ऐड कर लो। सेम आ रहा है जैसे test3 फिर test3 इसको कैसे ठीक करें? आईडी का लगाएं या और कोई चेक लगा लें। होना ये चाहिए जैसे यूज़र ने ऐड कर लिया तो फॉर्म क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो फॉर्म रीसेट करने के लिए एक्चुअली फॉर्म में एक वैल्यू कौन सी यूज़ हो रही है, ये स्टेट वाली। तो हम क्या करते हैं, जैसे न्यू कॉन्टेक्ट बन जाता है, सेव हो जाता है, उसके बाद क्या करो, सेट यूज़र नेम को एम्प्टी कर दो, उसके बाद सेट फ़ोन को भी क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। अब इनपुट पे एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू, तो उसमें हमें यूज़र नेम वाली वैल्यू पास करनी है। इधर भी वैल्यू होता है, उसमें हमने ईमेल वाली पास करनी है। इधर भी एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, उधर हमने कौन सी वैल्यू देनी है, फ़ोन वाली। अब ये एम्प्टी स्पेस दे रहा है, क्यों? एम्प्टी तो हो गया लेकिन एम्प्टी भी दे रहा है। अब हम चेक लगाएं क्या, इफ अगर यहाँ कॉन्टेक्ट में अगर ये एम्प्टी हैं तो रिटर्न करके अलर्ट शो करा दो। अब कभी भी ऐड एक भी वैल्यू नहीं होगी तो वो नहीं ऐड करने देगा। हाँ, क्योंकि स्टेट भी एक वेरिएबल है और वेरिएबल हमेशा कहाँ सेव होता है, वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, रैम में। रैम कौन सी स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज। तो ये इसमें जब भी हम स्टेट में भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा रिफ्रेश पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें भी परमानेंट स्टोरेज यूज़ करनी पड़ेगी जिसको हम हार्ड कहते हैं। तो वो डेटाबेसेस की शक्ल में होती है। तो वो नेक्स्ट जब हम डेटाबेसेस पढ़ेंगे फिर वो होगा। जब तक डेटाबेसेस नहीं पढ़ेंगे तब तक ये टेम्परेरी ही रहेगा, रिफ्रेश पे ख़त्म हो जाएगा। ये हमेशा रिफ्रेश पे 3 क्यों आते हैं, हार्ड को डिफ़ॉल्ट किया हुआ है इसलिए। सही हो गया, ओके हो गया। अब इसमें लगानी है डिलीट की फंक्शनैलिटी भी और एडिट की फंक्शनैलिटी भी। डिलीट वाली पहले लगा लें, हैं? पहले डिलीट वाली लगाते हैं जो आसान है, एडिट में ज़्यादा पंगा है। सारी बातें समझते हो फिर भी पूछते हो। एक्शंस आ जाएंगे, एक हेडिंग एक्स्ट्रा हेडिंग आ जाएगी ना एक्शंस, उसमें सारे एक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे एक टीडी में लगा देते हैं एक्शन, 2 बटन लगा दिए। अब ये रिपीट हो रहे थे ना, ये लूप वाली में लगाए हैं मैंने, टीडी लगा के उसमें 2 बटन, और एक्शन 1 टाइम ही आ रहा है और वो शुरू में लगा दिए, एडिट और डिलीट। अब इस डिलीट पे क्लिक करने पे हमने एक आइटम को डिलीट करना है। तो एक आइटम कैसे डिलीट होती है, एक रे है उसमें से एक आइटम को डिलीट कैसे कर सकते हैं, पॉप, शिफ्ट, स्प्लाइस, उन तरीके से कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन बात यह है कि किसको करना है, एक को तो करना है। पॉप करेंगे तो वो तो हमेशा इस पे भी क्लिक करूंगा तो वो इसको ही क्लिक करेगा।
मतलब इसको भी क्लिक करूंगा वो एंड वाले को करेगा ना, टॉप वाले पे भी डिलीट करता हूं तो किसको डिलीट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डिलीट का बटन है इसको हमें बाइंड करना है वो जो हमारी टेबल की रो आ रही है उसके साथ। समझ आई नहीं? देखो ये वाला डिलीट इस वाले रो का है, ये वाला डिलीट जिस रो वाले डिलीट पे क्लिक करें वही रो वाला डिलीट क्या हो, डिलीट हो, ना कि क्या हो सारे डिलीट हो। क्या करें फिर, क्या मामलात करें, कुछ तो मामलात करने पड़ेंगे। मामलात ये करते हैं कि इस डिलीट पे क्लिक होगा तो ये वाली रो का डाटा मुझे मिल रहा है या नहीं। अगर आप देखो तो ये आइटम जो है वो किसको शो कर रही है, इस रो को। जब लूप पहली दफा चला, जब दूसरी दफा चला फिर दूसरी रो को शो कर रही है, अगर तीसरी दफा चला तीसरी रो को शो कर रही है। और ये एडिट और डिलीट भी हर रो के क्या है, सेपरेट है। अब मैं चाहता हूं जब इस डिलीट बटन पे क्लिक हो, यहां पे ऑन क्लिक तो लगेगा, जब भी इस पे क्लिक हो एरो फंक्शन भी लगेगा क्योंकि मैंने इसको प्रॉप पास करनी है। तो इसलिए हो ऑन डिलीट हैंडलर चले और उसमें एक प्रॉप जाए, उस प्रॉप का नाम क्या होगा, आइटम डॉट आईडी। समझ आई या नहीं आई? जिस रो पे डिलीट हुआ है उस रो की आईडी मैंने पास कर दी है उसी डिलीट बटन को। अब जब ये बटन बनेंगे मल्टीपल कॉपीज बनेंगी इसकी, 5 6 10 बनेगी, हर 10 की आईडी क्या होगी, अलग अलग होगी। जिस पे क्लिक होगा उसकी आईडी की फिर जाएगी ऑन क्लिक ऑन डिलीट हैंडलर को। ऑन डिलीट हैंडलर हम अब यहाँ पे बनाएंगे रिटर्न से ऊपर कांस्टेंट ऑन डिलीट, उसको क्या आएगा वहां पे आईडी आएगी। उस आईडी को हम अलर्ट दिखा देते हैं अभी के लिए। आईडी क्या आई है, आईडी क्या आई है, सही आ रही है ना आईडी। हम एक नया बनाते हैं, ये आ गया, इसकी आईडी क्या आ रही है 4। आज तो ये पहले नंबर पे है लेकिन आईडी क्या है 4 है क्योंकि टॉप पे हम ऐड शो करा रहे हैं। नंबर तो उसका 4 ही है ना, शो शुरू में हो रहा है। इसका मतलब आईडीज वगैरह तो क्या आ रही हैं, जबरदस्त आ रही हैं, ठीक आ रही हैं। अब क्या करें, डिलीट कैसे करें, इसकी रे में से एलिमेंट निकालना है। कैसे निकालें, फिल्टर करें। हमने पढ़ा था एक रे हम दें किसी चीज को क्योंकि हमने अंदर कंडीशंस भी लगानी है ना, तो फिल्टर को दें, फिल्टर उस अरे को छोटा करके देता है। तो डिलीट से हमेशा क्या होगी, छोटा होगी लिस्ट। तो हम क्या करेंगे यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल्टर, उसको मिलेगी आइटम। मैंने कहा अगर आइटम की आईडी मैच नहीं करती जो आईडी मुझे पीछे से आई है तो फिर आप न्यू कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करो, अदरवाइज ना करो। अब दोनों की एक आइटम में डिलीट करना चाहिए, उन दोनों की आईडी मैच कर जाती है, फिर वो तो रिटर्न नहीं होना चाहिए, वो डिलीट होना चाहिए। वो हमने रिटर्न नहीं किया, उसके बाद कॉन्टेक्ट को सेट कॉन्टेक्ट में सेट कर दिया। अब इसको मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं तो वो डिलीट, क्लिक किया डिलीट, क्लिक किया डिलीट, डिलीट किया, रिफ्रेश करेंगे तो फिर आ जाएंगे क्योंकि वो डिफॉल्ट सेम। हमने किया क्या, हमने देखो हमने फिल्टर, एक मेरे पास स्टेट में पड़ी है लिस्ट, कौन सी, कॉन्टेक्स्ट की, कॉन्टेक्स्ट की क्या पड़ी है, लिस्ट पड़ी है। उसमें से क्या निकालना था,
उसमें से करना ये था कि वो सारे कॉन्टेक्स्ट पड़े हैं, जिस पे क्लिक हुआ है वो आईडी आ रही है, वो आईडी और जो मेरे पास सारे कॉन्टेक्स्ट पड़े हैं उनकी आईडी अगर मैच कर रही है तो उसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसको मैंने रिटर्न नहीं किया, बाकियों को रिटर्न, यानी मैंने कहा कि अगर दोनों मैच ना हो तो फिर आइटम रिटर्न करो, अगर दोनों मैच हो जाए तो आइटम रिटर्न ना करो। तो अब वो वाला कॉन्टेक्ट रिटर्न नहीं होगा जो दोनों मैच कर रहे हैं, बाकी सारे हो जाएंगे। हाँ, फिर जिसको डिलीट अगर इक्वल कर देंगे फिर वो सिर्फ रिटर्न होगा जिसको डिलीट करना है, बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे। जिसको करना था वो होगा नहीं, इसको करना था ये नहीं हुआ, बाकी सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। वो क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या कर दी, रॉन्ग कर दी। ओके हो गया। अपडेट आप लोगों ने करना है। आप लोग कैसे सीखोगे? इस वीक की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट सारी बनानी है, उसमें डिलीट ऐड सारी फंक्शनैलिटी लगानी है और साथ में एडिट की फंक्शनैलिटी भी लगानी है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के एडिट की फंक्शनैलिटी भी करनी है, ठीक है। और उसके साथ आपने सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट वाली नहीं करनी, आपने इसकी टाइप को चेंज करना है। आपने बनानी है ऐप टू डू ऐप, यानी ये कॉन्टेक्ट है ना, तो फर्स्ट फील्ड के नाम ही चेंज करने हैं, टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, बाकी चीजें तो क्या है, सेम है। तो आपने कौन सी ऐप बनानी है और उसमें ये सारे करंट वगैरह ऐड डिलीट अपडेट सारा कुछ हो रहा हो और उसके अंदर वैलिडेशन भी हो रही हो। ईमेल है तो ईमेल वैलिड हो, नेम है तो नेम वैलिड हो, वो वाली वैलिडेशन भी उसके अंदर क्या हो, चल रही हो। अब मैं आपको ये वाली असाइनमेंट का जनरेट भी कर देता हूँ लिंक, और दोनों आप लोगों ने फिर इसको जो है ना वो बनाना है, और पिछली का भी लिंक डाल देता हूँ और इसका भी लिंक है डाल देता हूँ। तो असाइनमेंट 13 बन गई है और असाइनमेंट नंबर आगे क्या है, असाइनमेंट 11 12 कौन सी थी, वो नहीं आ रही हमारे पास। HTML टू सेक्ट थी, ये कौन सी थी लास्ट टाइम जो फिग्मा वाली दी थी। तो असाइनमेंट नंबर 12, असाइनमेंट 11 कौन सी थी, अच्छा कुछ क्या बोला था पता होगा, वो सबमिट वो ले लेना सारी। अब रिज्यूमे बनाना था शायद, है ना, रिज्यूमे डिजाइन, हाँ ये तो ट्रायल तो ये थी ना HTML टू React.js, तो वो रिज्यूमे बनाना था इसके अंदर। तो इसका सबमिट लिंक डाल देता हूँ और बाकियों का भी सबमिट लिंक डाल देते हैं। आपने सारी सबमिट करनी है। 13 हो गई है, तो आज की कौन सी होगी, असाइनमेंट नंबर 14। अच्छा 14 पे भी सेम डाल देते हैं। हाँ जी, सारी बताता हूँ मैं। आपने करना ये है असाइनमेंट नंबर 14 के अंदर में क्रिएट अ टू डू ऐप, ठीक है, विद फंक्शनैलिटी यूजिंग यूज स्टेट, ठीक है। फीचर क्या क्या होंगे उसमें यूजर कैन क्रिएट टू डू, यूजर कैन डी टू डू, यूजर कैन अपडेट टू डू और शो लिस्ट ऑफ टू डूज इन टेबल और लिस्ट फॉर्मेट, ULI फॉर्मेट, ठीक है, जो भी आपने करना है। ऑल सेट ये होगी 14 वाली, इसका आप लिंक बना लेते हैं।
और बाकी रह गई असाइनमेंट नंबर 12। उसमें क्या करना था, कन्वर्ट HTML टू React.js विद zip वो करना है, इसका सबमिट लिंक आ जाएगा। अच्छा रह गई बात 11 की, वो क्या, वो कौन सी थी असाइनमेंट? इलेवन वाली कौन सी थी? एक पेज बनाना था रिएक्ट में। कंपोनेंट्स बनाने थे ना बटन के, चीज़ों के, उनको यूज़ करना था। ये तो वैसे अब इतनी इजी असाइनमेंट है, इसका क्या ये आप लोगों ने करना है, वही ना, ख़त्म कर दें सारे, फिर रीनेम करने पड़ने हैं, रीनेम कर दें। ये तो असाइनमेंट ही छोटी सी है, इसको ख़त्म कर दें। इसको क्या कर देते हैं आप, 11, इसकी जिप को भी क्या कर देते हैं, इसको क्या कर दें 12, और इसको क्या कर दें 13। ठीक हो गया, ये आ गई हमारी टोटल असाइनमेंट्स। अब इनके बना लेते हैं हम लिंक भी, सबमिशन। पुराने ये वीडियोस देख लेनी है आप लोगों ने, और अच्छी तरीके से असाइनमेंट जो है वो बना के लेके आनी है। मेक अ कॉपी असाइनमेंट नंबर 11 का लिंक नहीं है ना हमारे पास, हाँ जी नहीं होगी ना, वो नहीं भी तो करनी है। बहुत लंबी सी यूआई बना दी है, पहले एक बटन से हो जाता था सारा काम। सबमिशन लिंक आ गया 11 का, फिर सबमिशन लिंक बना देते हैं। आगे जी नंबर है 12, तो 12 में आ जाएगा मेरे पास इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, उसका नंबर रख लेते हैं 12। नेक्स्ट वीक तक ये सारी मैंने असाइनमेंट बंद कर देनी है, अगर आप लोगों ने नहीं भी की तो जितने लोग जमा कराएंगे उनकी कंसिडर होगी। ट्वेल्व का सबमिशन लिंक आ गया। अब आखिरी लिंक क्या रह गया, ओके हो गया हैं? अभी मैं पुश करूंगा तो आ जाएगा ना ऑल सेट। अच्छा मैं पुश कर देता हूँ, सारी असाइनमेंट आपके पास पहुँच जाएंगी, फिर आप लोग इस पर काम करेंगे।